हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं ये जो हमारा समीकरण है कि पी बॉयल का नियम जो कि गैसों के नियम है, जो इस पे गैसों बात करें आदर्श गैसें खोजी गई कि भाई गैसें कैसे व्यवहार करती हैं, गैसों का व्यवहार क्या होता है, तो इस पे निर्धारित ये किया गया। और सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉयल का नियम क्या था। हम सबसे पहले देखेंगे कि बॉयल ने बताया क्या। तो बॉयल ने ये बताया कि अगर स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उस पे लगने वाले दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर जैसे बात करें आयतन, अगर आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, अगर दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। तो इस तरीके से बात करें तो इस तरीके से ये वैल्यू निर्धारित थी। अब बात करें कि स्थिर दाब पर, जो स्थिर ताप पर जो हमारा बॉयल का लॉ दिया गया, स्थिर ताप पर, ओके। अब बात करें स्थिर दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या कहा गया कि किसी गैस का जो आयतन है, किसी गैस का आयतन उस पे लगने वाले ताप के समानुपाती होता है, किसी गैस का आयतन उस पे लगने वाले ताप के समानुपाती होता है। और अवोगाद्रो ने बताया कि V इज प्रोपोर्शनल टू द 1/n, कि किसी गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। जब हमने इन तीनों को कंक्लूड किया तो V इज प्रोपोर्शनल टू द NT अपॉन P, V इज प्रोपोर्शनल टू द NT अपॉन P। अब बात करें कि NT अपॉन P, तो अब इसको इक्वल करेंगे PV। बात करें इधर एक कांस्टेंट लेंगे, गैस कांस्टेंट R, यहाँ पे देखो PV, और ये जो प्रोपोर्शनल है NT, इसको प्रोपोर्शनल करने के लिए अपन लेंगे PV इक्वल टू nRT। यही हमारा आदर्श गैस समीकरण है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। R यहाँ पे एक गैस नियतांक है, ध्यान रखना, ओके। तो इस तरीके से हमारा आदर्श गैस समीकरण व्युत्पन्न हुआ। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम बात करें आगे। R यहाँ पे मोलर गैस नियतांक है, जिसे गैस स्थिरांक भी कहते हैं। R की वैल्यूज की बात करें कि जैसे जो समीकरण है PV इक्वल टू nRT, तो यहाँ पे अगर अपन R को यहाँ पे रखें, ठीक है, R यहाँ पे रखें और PV इक्वल टू क्या हो गया, PV इक्वल टू NT, ओके। PV और इसके नीचे ये क्या आ गया, NT आ गया। अब अपन देखेंगे P की वैल्यू, P क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। P अपना दाब होता है, दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल। ठीक है, यहाँ पे NT, यहाँ पे N होते हैं मोल, T अपना ताप, ओके, बल, और ये आयतन क्षेत्रफल, और यहाँ आयतन। अब मैं इसकी वैल्यूज लिखता हूँ, इनकी वैल्यूज लिखूंगा। बल होता है F, ओके, मल्टीप्लाई बाय आयतन होता है L क्यूब, और बात करें क्षेत्रफल होता है L स्क्वायर। मोल को M से और T को, टेम्परेचर को T से, दो L से काटे, F मल्टीप्लाई बाय L अपॉन F मल्टीप्लाई बाय L अपॉन, बात करें F मल्टीप्लाई बाय L, और यहाँ पे M मोल, और यहाँ टेम्परेचर T, ठीक है। F मल्टीप्लाई बाय L, M मल्टीप्लाई बाय T, ओके। तो यहाँ पे बात करें, अगर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि बल बटे क्षेत्रफल को अपन बोलते हैं कार्य, है ना, कि एकांक मतलब विस्थापन में किया गया का जो एकांक जो विस्थापन करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे कार्य करता है। तो इस प्रकार इसको हम कार्य का मात्रक होता है जूल। जूल अपॉन, बात करें मोल, और यहाँ पे हो जाएगा ताप को अपन बोलते हैं केल्विन। अब हम इसका जो बात करेंगे, जो R की जो वैल्यू होती है 8.314 जूल
केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, तो 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये है हमारा आर की गैस से संबंधित नियतांक या विमाएं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अणु गति समीकरण की व्युत्पत्ति। गैसों के अणुओं की गति, गैसों के अणु गति समीकरण की व्युत्पत्ति हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इस डायग्राम को। एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है, बॉक्स की नेमिंग करते हैं GFEHABCD। इसके जो आठों कोनों है उसका हम नेम देते हैं। आठों कोनों की नेमिंग देने के बाद, आठों कोनों की नेमिंग देने के बाद हम देखते हैं कि इसमें एक अणु की परिकल्पना करते हैं जो कि मध्य में स्थित है, और उस अणु के अंदर हमें तीन अक्ष x, y, z, मतलब ये अणु तीन अक्षों में गति कर सकता है, x अक्ष में, y अक्ष में और z अक्ष में गति कर सकता है। इसकी हम परिकल्पना करते हैं। अभी जैसे x अक्ष पे जाता है तो ये इस दीवार से टच होगा, y अक्ष में जाता है तो ये इस दीवार से, इस पॉइंट से टच होगा, z अक्ष में जाता है तो वो इस दीवार से टच होगा, और इसके अगर अपोजिट जाता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हम उसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम गैसों के अनुगति समीकरण में एक जो अणु है उस अणु के ऊपर परिकल्पना करते हुए हम बताते हैं। अब एक और चीज बताते हैं कि भाई यहाँ पे जो पॉइंट है सतह NM, और यहाँ पे हम लिखते हैं ये NM सरफेस पे, ओके। इनके दोनों फलकों के NM सरफेस के बीच में हम लेते हैं, और NM सरफेस में यहाँ पे अणु गति करेगा आगे और पीछे दोनों तरफ। अब यहाँ पे और आगे देखते हैं कि भाई इसी के अनुसार, ये तो हमारा डायग्राम हो गया है, L लंबाई का ये हमारा बॉक्स है। माना कि L सेंटीमीटर के एक घनाकृतिक पात्र में, L सेंटीमीटर का एक घनाकृतिक हम पात्र लेते हैं, उसके अंदर गैस के n अणु भरे हैं, उसके अंदर हम गैस के n अणुओं को भर देते हैं। गैस के n अणुओं को भरने के बाद तथा प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m है, तो प्रत्येक अणु है जो हमारा उसका द्रव्यमान है स्मॉल m, ओके। प्रत्येक अणु का द्रव्यमान है स्मॉल m, जैसे ये जो अणु है इसका द्रव्यमान स्मॉल m, तथा अंततः गैस का कुल अणुभार कितना होगा। तो बात करें गैस के कुल अणुभार की, तो कैपिटल M जो गैस का कुल अणुभार है इसका तो m मल्टीप्लाई बाय n, m मल्टीप्लाई बाय n गैस का भार मल्टीप्लाई बाय अणुओं की संख्या। अब इसके बाद बात करते हैं पात्र में भरी हुई गैस अणुओं का वर्ग माध्य मूलमान c है। अणुओं का वर्ग माध्य मूलमान, अणुओं के वेगों के वर्गों के जो बात करें मध्यमान का मूल ही, मतलब वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ग माध्य मूलमान। तो वर्ग माध्य मूलमान c है। तो इस प्रकार से बात करें कि चित्र के अनुसार एक अणु पर ध्यान केंद्रित करें, एक अणु पर ध्यान केंद्रित करें तो अणु के वेग को तीन लंबवत घटकों x, y और z, x, y, z तीन लंबवत घटकों में बांटा जाता है, जो कि क्रमशः x, y, z अक्षों के समांतर, x, y, z अक्षों के समांतर c तथा घटकों के वेगों में संबंध c स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। मीन्स हम बात करें c स्क्वायर, x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर इक्वल टू 1 मानते हैं। अब इसके आगे देखते हैं हम और